ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम हमारे शरीर की एक ऐसी समस्या के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसको मैंने शुरुआत में बहुत एंजॉय किया था। मतलब मुझे प्रॉब्लम है ऐसा लगता ही नहीं था, मुझे बड़ा मजा आता था क्योंकि जब हाथ पैर सुन्न होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, कि पता नहीं था इसलिए, पर अब समझ में आता कि कितनी बड़ी समस्या है। तो आपने भी किसी ने भी किया होगा शायद, इसलिए मैंने ये बात बता दी। तो चलिए, इस समस्या को हम जानते हैं सुन्नपन, मूंगी आना, चींटी चढ़ना या नंबनेस के नाम से। ये समस्या क्या है मित्रों, हम आपको वो भी बताएंगे, साथ ही इसके लक्षण, कारण, इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है यदि आप इस पर शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं। हम सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। उसके बाद इलाज आप कैसे करें, एक्यूप्रेशर से, होम रेमेडी ज़्यादा नहीं है फिर भी बताएंगे। उसके अलावा और क्या क्या करना है हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो मित्रों, यदि वीडियो आपकी समस्या पर है तो पूरा देखिएगा, निर्देशों को ध्यान से सुन के पालन करिए ताकि आपको समाधान जल्दी मिले। ये समस्या क्या है मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल करके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मित्रों, अपना हाथ मेरे साथ आप प्रैक्टिकल करके लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। अपना हाथ ऐसे खड़ा करिए और उसमें आप ऐसे पकड़ लीजिए। अरे खड़ा करके पकड़े चाहे रख के पकड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने ऐसा बता दिया आपको। इसको पकड़ लीजिए। अब आप इसमें करीब 1-2 मिनट जाने दीजिए। 1 से 2 मिनट बहुत हो गया। आपको धीरे धीरे लगेगा कि इसमें अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि अब इसकी मूवमेंट थोड़ी हल्की हो रही है, कम हो रही है। यदि हो सकता है आपका हाथ पीला या नीला भी पड़ने लग जाए। उसके अलावा मित्रों, हाथ ठंडा होने लग जाएगा। ये मूवमेंट करने में आपको परेशान करेगा और साथ ही आपको इस हाथ में जान नहीं है ऐसा महसूस होगा। मित्रों, बस यही है, कहीं से भी किसी नस का दब जाना ही मूंगी आने का कारण बनता है। अभी नस क्यों दब जाती है, क्या कारण होते हैं, ये हम कारणों पे भी चर्चा करेंगे, परिणाम पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आगे बता दूं, ये समस्या जो होती है इसमें शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि लक्षण जाने बिना किसी समस्या को समझ पाना सरल नहीं होता। मित्रों, इसमें जो लक्षण होते हैं ना, उठ के बैठे हैं, उठने में समस्या होती है, उठने के बाद पैर रखने में समस्या होती है, चलने फिरने में समस्या होती है, ये जिनको पैरों में आती है। उसके बाद जिनको हाथों में आती है तो एकदम वो हाथ काम ही नहीं करते, ऐसा लगता है हाथ एकदम सुन्न हो गए, कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, काम करने में लगता ही नहीं, कुछ उठाने जाओ तो उठता नहीं है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। उसके अलावा मित्रों, जिनको रीढ़ की हड्डी में समस्या हो जाती है, मस्तिष्क में समस्या होती है, तो उनमें क्या होता है कि आंखें तो खुली हैं पर महसूस कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी सोचने विचारने की शक्ति चली जाती है, उनको ऐसा लगता है कि एकदम से कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो ये जिनको सर में समस्या होती है उनके साथ होता है। और जिनको रीढ़ की हड्डी में समस्या होती है ना मित्रों, कभी भी शरीर का कोई भी अंग एकदम निष्क्रिय जैसा हो जाता है, उनको लगता है कि शरीर का अंग काम करने को तैयार ही नहीं है, वो उठ नहीं रहा है। तो मित्रों, ये जो समस्या होती है ना, ये इसके लक्षण है। इसके अलावा मित्रों, सर में भारीपन, सुन्न होना, आलस बढ़ना, काम करने में मन ना लगना, काम हो नहीं पाता तो काम करने में मन भी नहीं लगता, और साथ ही तनाव, चिंता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब हम अपने काम नहीं कर पाते तो तनाव, चिंता होना हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो हमने आपको इसके लक्षण बता दिए। इसके परिणाम क्या है मित्रों, यदि ये समस्या आपको बढ़ जाए, यानी कि आप इस पे शुरुआत में ध्यान ना दें और धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल में बढ़ती चली जाती है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं पहले आपको वो भी बता दूं। मित्रों, इसके कारण गैंग्रीन हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और आपको डायबिटीज भी है तो गैंग्रीन होने में देर नहीं लगती है। उसके बाद कभी कभी किसी को पैरालिसिस का अटैक भी आ जाता है, फेस पैरालिसिस हो जाता है। कोई अंग विशेष, यानी कि कोई हाथ या पैर, कुछ भी एक अंग ऐसा हो जाता है जो आपका काम नहीं कर पाता है। उसके साथ कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक किसी को हो जाता है, किसी को हृदय रोग हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक का खतरा भी बन जाता है। और साथ ही जैसा कि कहा, शरीर ठंडा रहने लग जाता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो शरीर ठंडा रहने लग जाता है। पर ठंडा शरीर एक और स्थिति में होता है मित्रों, जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है ना, उनका भी हवा लगने के कारण शरीर ठंडा बना रहता है। तो ये दोनों कारण होते हैं ठंडा शरीर होने के। पर हाँ, हमने आपको बता दिया ताकि आपको स्पष्ट हो सके। अब इस समस्या के कारण क्या होता है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक समाधान कर पाना जल्दी संभव नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं छोड़ते ना, किसी भी रोग से जुड़ी हुई गलतियां करना बंद नहीं करते, आप कितने भी इलाज करिए वो समाधान नहीं होता। इसलिए मित्रों, पहले गलतियों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, हमारे जो कारण होते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहला जो इसमें कारण होता है ना मित्रों, वो होता है हमारे अधारणीय वेगों को रोकना। आप ये समझेंगे आधारणीय वेग क्या होता है मित्रों, जो हमें कुछ क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर की जो नेचुरल क्रियाएं होती हैं उन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, पोटी आई है, पेशाब का वेग आया है, या खांसी आ रही है, जमाई आ रही है, छींक आ रही है, और उसके अलावा बहुत सारे 14 वेग होते हैं, उसको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप ये वेगों को रोकते हैं ना मित्रों, तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं।
अब जब ये वेग रोके जाते हैं, जैसे हम कई बार क्या होता है मीटिंग में बैठे, कहीं सभा में बैठे, कुछ काम करें, कभी कभी आलस में भी हो जाता है, पेशाब आइए नहीं करने जा रहे हैं, पोटी आइए नहीं जा रहे हैं, प्यास लगी पानी नहीं पी रहे, भूख लगी अरे मुझे व्रत करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, अभी थोड़ी देर में खा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार आप उसको टालते रहते हैं। जो नेचुरल चीज़ें आप नहीं करते, जो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है नेचुरल तरीके से, वो जब आप पूरा नहीं करते हैं तो इससे आपका वात विकृत हो जाता है, और जब वात विकृत होता है जहाँ जाके अटकता है वहीं आपको शून्यपन दे जाएगा और ये आपको समस्या खड़ी कर देगा। उसके बाद मित्रों इसमें दूसरा जो बड़ा कारण होता है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी में समस्या होना है। यानी कि रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल भी हो सकता है, कमर दर्द भी हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, और नीचे कई बार क्या पेट साफ नहीं होता ना, तो जहाँ से हम बैठते हैं मूलाधार चक्र जहाँ होता है सीट के पास, वहाँ कई बार हम पूरा ऐसे बैठ जाते हैं, तो इस कारण से दबाव प्रेशर जो आता है उस कारण से कई बार कोई नस वगैरह दब जाती है। तो जो नस कहीं की भी दब जाए मित्रों, आजकल कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं, बैठा ठाला जीवन है, ज़्यादा बॉडी मूवमेंट करती नहीं है, तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती है। और मित्रों फ्लेक्सिबल बॉडी जो है ना वो हर समस्या से लड़ सकता है, और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसको समस्याएं बनी रहेंगी। तो मित्रों ये जो कारण बनता है ना रीढ़ की हड्डी के साथ फ्लेक्सिबल ना होना, रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी नहीं है तो ये सारी समस्याएं आपको खड़ी हो सकती है। कहीं भी बॉडी के किसी भी अंग में कोई चीज दब गई तो आपको समस्या खड़ी कर देगा ये वाली, यानी कि नमनेस आना या सुन्न होना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ये हमारे शरीर को सुन्न करने का। उसके बाद मित्रों तीसरा जो बड़ा कारण है ना वो है हमारा नशा करना। अब नशा हम किस किस तरीके से करते हैं पहले वो भी बता दूं। सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा, ये सब नशे करते हैं। मित्रों नशे में क्या होता है ना, आप देखते हो नशा लोग करते क्यों हैं। कुछ लोग कहते हैं गम भुलाने के लिए नशा करते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं भाई खुशी है थोड़ी पी ली जाए, कुछ लोग संगत में पी लेते हैं, खा पी लेते हैं। तो मित्रों ये जब चीज़ें आप करते हैं ना, ये आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में आपको तुरंत इफेक्ट देती हैं। इसका मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, गुटखे में तो कांच ही होता है, अल्कोहल में भी कुछ ना कुछ होता ही है, सिगरेट में भी होता है निकोटीन, जो आपकी नसों को सुलाने का काम करता है। तो मित्रों जब आपकी नसें सोने लग जाती हैं तो धीरे धीरे वो काम कम करती है। और मित्रों इसी में एक और कारण बन जाता है, जो हम रेगुलर दवाइयां खाते हैं, जैसे जिसको पेन किलर रोज खाने पड़ते हैं, कोई बॉडी का पेन कर रहा है, उसके अलावा थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो दवाइयां आप रेगुलर खाते हैं, इन दवाइयों में थोड़ा सा स्टेरॉइड जो होता है ना, ये आपकी बॉडी की सेंस को थोड़ा कम कर देता है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को सुलाने का काम करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो आप दवाइयां खा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या होता है, आपको आलस बढ़ता है, आपकी बॉडी में ऐसा लगता है काम नहीं करें और काम करने का मन नहीं करता, तनाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आलस जब बढ़ेगा तो तनाव अपने आप बढ़ता है। तो ये जो है ना मित्रों, ये सारे जो कारण बनते हैं ना, आपकी दवाइयाँ खाना, आपका नशा करना, ये इस समस्या का बहुत बड़ा कारण है जो हमने आपको बताया। उसके बाद मित्रों कभी कभी क्या होता है कि अंदरूनी चोट और मार लग जाती है। नहीं, चौथा कारण जो हमारा है वो अंदरूनी चोट या मार, या कभी कभी ऑपरेशन भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कोई गिर गया, उसको कहीं चोट लग गई, ब्लड जाम हो गया, तो मित्रों इस ब्लड जाम को निकालना सरल होता है, गांठ वगैरह बन गई उसको निकालना सरल होता है। यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे निकल जाएगी, गांठ वगैरह जो भी निकल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें किसी रोग विशेष का ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है। जब आप ऑपरेशन करवाते हैं ना, आप इसको मैं एक उदाहरण से बताऊं, आप एक कपड़ा लीजिए, उसको सीधा एक कहीं से चीरा लगा के उसको फाड़िए, कपड़ा आपका आराम से फट जाएगा। लेकिन यदि उसमें बीच में सिलाई लग जाती है ना, उसके बाद कपड़ा वहां जाके अटक जाता है, यानी कि आप धागे से धागा नहीं मिला सकते। वैसे हमारे बॉडी में जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, कोई चोट ऐसी लग जाती है जहाँ गहरी होती है, वहाँ कुछ कट जाता है, तो इसके बाद आप जो है ना नॉर्मल स्थिति नहीं ला सकते, क्योंकि वापस आप नस से नस नहीं जोड़ पाते हैं। तो इसी कारण से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, और वो नहीं होने से कई बार ये मूंगी आना, सुनपन बना रहता है। तो इसको हम कुछ पॉइंट से क्लियर कर लेते हैं, वो हम आपको बताएंगे, पर आप पूरा क्लियर नहीं होता। यदि आपको ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो ये समस्या का समाधान आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, पर आप जीवन अच्छे से चला सके इतना समाधान आपको बता देंगे। पर कोई गांठ वगैरह हो गई, जैसे कहा ना चोट लगी अंदरूनी और उसमें कुछ हो गया, तो वो तो हम पूरा क्लियर कर लेंगे, हमारे निर्देशों के पालन करने से हो जाएगा, आपको समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों कभी कभी हम जो भोजन करते हैं, जो पांचवा कारण है बड़ा हमारा खान पान, रहन सहन, दिन को रात बनाना, रात को दिन बनाना, और इस कारण से भोजन की अस्त व्यस्तता, यानी कि भोजन के समय पर भोजन ना करना, जिससे हमारी अंदर की पूरी तंत्र और प्रणाली जो है ना वो ध्वस्त हो जाती है, विकृत हो जाती है। उसके बाद मित्रों हमारा जो खान पान है वो क्या है, हम टीन फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसके अलावा जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हो, ऐसा कोई भी भोजन जो होता है ना वो मरा हुआ भोजन कहा जाता है, उसमें भोजन में जीवन नहीं होता है। आप प्रिजर्वेटिव किस चीज़ में होता है मैं आपको बता दूं, आप जो बाजार से रेडीमेड चीज़ें लाते हैं, आटा लाते हैं, मसाले लाते हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव होता है, क्योंकि सबको
स्टोर करना होता है थोड़ा लंबे समय के लिए, तो सब में प्रिजर्वेटिव होता है। तो हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है आप ताज़ा तैयार करिए और ताज़ा खाइए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आप कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मित्रों, जब टाइम नहीं है तो आपके शरीर में रोग भी वहीं से आते हैं, टाइम नहीं है। इसलिए मित्रों, आप जितनी चीज़ें घर की अच्छी ताज़ी बनी खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मित्रों, टीन फूड, जंक फूड और जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले चीज़ें हैं, आज जो जल्दी भोजन पचता नहीं है, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर यानी कि मैदे की चीज़ें, ऐसी जितनी भी चीज़ें मित्रों, ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। जितना फरसाण है, बिस्किट है, जितना हम रेडी चीज़ें खाते हैं, सब हमारे लिए नुकसानदेह है और ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मित्रों, हमें भोजन क्या करना चाहिए, जो हमारे यहाँ हमारे तरीके से, देशी तरीके से तैयार किया जाता है, वो सारा भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है। और हमारे जो मसाले हैं ना, उनको औषधि कहा जाता है मित्रों, ये सब हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है, इनका सेवन करना चाहिए। बाकी हमें चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। उसके बाद मित्रों, कभी कभी इसी कारण से, जो आप भोजन ठीक से नहीं करते, छठा कारण जो बनता है ना, वो हमारा बॉडी को पोषक तत्व ठीक से नहीं मिल पाते। यानी कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें पोषण नहीं है, तो हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाते। और उसके साथ एक कारण और बन जाता है पानी का कम पीना। जब आप पानी कम पीते हैं ना मित्रों, इसको मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं, आप किसी कपड़े को जब धोते हैं, आप जितनी बार उसको पानी में से निकालते हैं ना, उतनी बार उतना ज्यादा वो कपड़ा हर बार साफ होता चला जाता है। आपने नोटिस किया होगा। जब आप पानी कम पीते हैं ना मित्रों, हमारी आंतों में जो भोजन हमारा जाता है ना, पचने के बाद आंतों में जाकर वो अवशोषित होता है। जब आप पानी कम पीते हैं तो जो भोजन आपका अवशोषित होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, वो वैसे नहीं हो पाता। और वैसे भी आपने अच्छा भोजन नहीं किया तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, पर हाँ, इस कारण से पेट साफ नहीं होने की जो समस्या हो जाती है, वो आपको जाके वात रोगों को बढ़ा देती है। यानी कि वात बढ़ाने का कारण जो है आंतों का जाम होना होता है। यानी कि आपका पेट साफ नहीं है, पानी कम पिया है, आपके पोषक तत्व इसके कारण मिलेंगे नहीं। क्योंकि पोषक तत्वों में क्या क्या होता है, रक्त होता है, यानी कि आपका आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स, जो भी आप खनिज लवण लेते हैं, ये सब होता है। पर मित्रों, ये आपको अच्छे भोजन से मिलेगा और साथ ही आप सही मात्रा में पानी पिएंगे तो बॉडी में अवशोषित होगा, वो किडनी की तरफ जाएगा और किडनी के माध्यम से वो आपके ब्लड में मिलता है और पूरे शरीर में वो वर्क करता है, काम करता है। अब मित्रों, एक और बड़ा कारण जिसको हम सातवां कारण कह सकते हैं, वो होता है हमारे इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। अब मित्रों, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसके फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। इनके फेफड़े जब कमजोर होते हैं ना, तो ये इतने कमजोर हो जाते हैं कि इनका नाक से सांस ही नहीं चल पाता। बोलेंगे हम तो नाक से सांस लेते हैं। मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता दूं। आप खाली 50 सीढ़ियां चढ़िए, आपका मुंह सांस लेने में खुलता है, इसका मतलब आपका नाक से सांस नहीं चलता है। तो आप एक काम करिए, अभी मेरे साथ एक काम कर लीजिए। पूरा वीडियो पूरा हो उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगी। आपके घर में कोई भी तेल है, फिलहाल घानी का तेल मत लीजिए हो तो, और ये तो सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, कोई भी तेल हो, घी हो, घी तो सबके घर में होता ही है। उस घी को 2 बूंद ऐसे हाथ पे ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा लेके ऐसे ऐसे लेके थोड़ा सा ऐसे अंदर लगा लीजिए नाक में। इस तरह से इसको लगा लीजिए। उसके बाद ऐसे दूसरी नाक में लगा लीजिए और ये अब आपको सांस लेना आसान कर देगा। मैंने इसलिए बताया कि अब आपको मैं लास्ट में पूछूंगी आपको सांस लेना कैसा हुआ, क्योंकि सांस लेना आसान हो जाता है इसके बाद। तो जिनकी नाक से ठीक से सांस नहीं चलती है, वो नाक में क्या करना है हम आपको आगे बताएंगे। तो उसके कारण जो आपके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं ना, क्योंकि क्या होता है जब नाक से सांस नहीं चलती तो आपके फेफड़ों को प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता है, तो आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते, ऊपर से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और साथ ही इसी कारण से आपके पोषक तत्व जो आपके पूरे बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं और आपके अंदर धीरे धीरे कहीं जो गांठ बन रही है, कहीं जो जाम हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम या ना होने की वजह से, ना तो नहीं होता है पर बहुत कम हो जाता है। जितना कम होता जाएगा उतना मुंगी आना बढ़ता जाएगा। और मित्रों, जैसा कि हमने पहले का आपका बैठने उठने का तरीका ऐसा है कि जिसके कारण से आपको कोई नस वगैरह दब जाती है, तो उस कारण से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और आपके साथ ये समस्या बड़ी सी रूप लेने के बाद आगे हमने कहा ना क्या क्या रूप ले लेती है। तो आपका जो सबसे पहले काम जो है ना मित्रों, कि आपको अब इसका हम समाधान बताएंगे कि समाधान में आपको क्या क्या करना है। मित्रों, सबसे पहले आपको समाधान में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहले प्लेलिस्ट दी है दवा मुक्ति की, जिसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए हैं। हर रोग पर आपको वीडियो मिलेगा, नशा मुक्ति के लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यदि आप ये सब चीजें कर रहे हैं, कोई भी रोग विशेष है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई भी आपको समस्या है जिसकी आप लगातार दवाइयां खा रहे हैं, कभी कभी दवाइयां खानी पड़ती हैं, हमने सब पर वीडियो दिए हैं। आप अपने रोगानुसार वीडियो चुनिए और अपने इन दवाओं को जो नशे के रूप में ले रहे हैं, नशा ही हो जाता है रेगुलर खानी है तो उनको सबसे पहले बंद करिए ताकि आपको बहुत अच्छा सुधार मिल सके। उसके बाद मित्रों, अगली प्लेलिस्ट हमने दी है रोगानुसार योग, जिसमें हमने बताया कि आपको कौन से योग किस रोग के साथ करने, वो सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके अलावा मित्रों आगे मिलेगा आपको क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, वो भी आपको समझना है, क्योंकि हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं और भी कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए खान पान रहन सहन में।
उसके बाद स्वास्थ्य नियम की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने नाक में तेल क्यों डालना है, कैसे डालना है, क्योंकि नाक में तेल अभी आपने लगाया है ना, सांस लेना थोड़ा सरल हो गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। यदि हो गया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वाकई आपका नाक से सांस लेना सरल हो गया। अब उसके बाद आपको पानी क्यों पीना, कितना पीना, कैसे पीना, क्या सावधानियां रखनी, क्योंकि पानी ठीक से ना पीने से, पानी कम पीने से आपको पोषक तत्व नहीं मिल रहे, तो वो भी आपको समझना जरूरी है। उसके बाद मित्रों हमने बताया कि आप एल्कलाइन डाइट कैसे बनाए, क्योंकि हमारी जितनी भी डाइट एल्कलाइन होती है ना, वही हमारे बॉडी को पोषण देती है। तो मित्रों एल्कलाइन डाइट आप कैसे बना सकते हैं, मैं आपको वो भी हमने बताया, और आपको क्या खाना क्या नहीं है खाया सब स्वास्थ्य नियम में बताया। तो आप इस स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिए, आप उनको फॉलो करिए, ताकि आप जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से आप बाहर निकल सकें। उसके बाद मित्रों प्राणायाम व्यायाम हमने आगे दिया है कि आपको क्या करना है, हम उस पर हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं कि आपको उसके अलावा क्या क्या एक्यूप्रेशर आप कैसे करेंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर इसमें हम आपको बता रहे हैं, और व्यायाम और प्राणायाम हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, वो हमारे रोगानुसार प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, रोगानुसार योग में आपको मिल जाएगा, तो आप पालन करेंगे तो पूरा समाधान होगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको एक्यूप्रेशर में क्या क्या करना है, क्योंकि एक्यूप्रेशर जानना जरूरी है। उसके बाद हम रेमेडीज भी आपको बताएंगे। तो मित्रों एक्यूप्रेशर में सबसे पहले मैं आपको इसके पॉइंट बता दूं, इसके पॉइंट कहाँ होंगे। यदि आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है ना, ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको यहाँ ये सारे पॉइंट आपको ऐसे करके उंगलियां लगा देनी है, सबको टच कर देना, इसको प्रेशर देना है, एंटी प्रेशर आपका जाएगा, दोनों एक दूसरे को दबाएंगे, और ये प्रेशर आप 2 से 5 मिनट दे सकते हैं। यदि आपको इकट्ठे नहीं देते बन रहा है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, ब्रेक दीजिए, उसके बाद 30 सेकंड 10 सेकंड करके आप ब्रेक दे सकते हैं। उसके बाद 10 सेकंड का मतलब 30 सेकंड किया तो 10 सेकंड का ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद वापस दबाइए और दबा के रखिए। ये आपके ब्रेन को जो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा उसमें आपकी काफ़ी सहायता करेगा, और हो सके तो सर में मालिश कर लीजिए, चंपी कर लीजिए, वो आपके ब्रेन को काफ़ी एक्टिव करता है, क्योंकि मालिश जो है ना बहुत अच्छा समाधान होता है किसी भी समस्या के लिए। तो ये आप ऐसे दबा के रखिए। उसके बाद मित्रों ये हमने ब्रेन के लिए आपको बताया, और ब्रेन के लिए एक पॉइंट और होता है मित्रों, उसको आप करेंगे तो उससे भी काफ़ी आराम मिलेगा। ब्रेन जो है ना हमारे अंगूठे में होता है, हमारा अंगूठे में, हमारे हाथ के और हमारे पैर के अंगूठों में हमारा ब्रेन होता है। मेरे हाथ पैर अभी खराब है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी चमड़ी निकल रही है, तो ये थोड़ा मेरा पैर फटे हुए हैं, तो आप आशा है उनकी वो नहीं देखेंगे, आप मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार आप प्रश्न करते हैं तो मेरे शरीर में जो गर्मी है उसके कारण ये समस्या मेरे को हो जाती है। तो आपको हाथ अंगूठे पे कैसे करना है, अंगूठे पे आपके पॉइंट जो है ना वो अंगूठे पे इतने ऊपर का जो हिस्सा ना फर्स्ट फोल्ड उसके ऊपर है, तो आपके मस्तिष्क के पॉइंट सारे यहाँ हैं, तो आप इस तरह से इसको दबा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप करेंगे ना, ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा आपके ब्रेन को आपके एक्टिव होने में। तो ये आपको जो करेगा, नाक में तेल डालेंगे उसके साथ ये करेंगे ना, बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद आप इसको ऐसे भी दबा सकते हैं, उंगली से ऐसे पकड़ के दबा सकते हैं, ये आपको दर्द करेगा। ये मान लो मित्रों आपको कितना दबाना है कि आपका जो पसीना आ जाता है, ये जब दबाते हैं ना पसीना आ जाता है। और एक बात ध्यान दें, आप अक्सर पूछते हैं कि कब करना है। मित्रों खाना खाने से पहले आप कभी भी कर सकते हैं, इसके बाद आधे घंटे बाद आप भोजन करेंगे दिक्कत नहीं है, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद करिए। एटलीस्ट पेट आपका हल्का होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है दर्द ज़्यादा होता है तो वॉमिटिंग वगैरह होने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए वो ना हो। क्योंकि पॉइंट दबाने में ऐसा नहीं लगता कि दर्द होगा, पर जब पॉइंट दबाते हैं ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो उसके अलावा पैर में भी मित्रों वैसे हम अंगूठे पैर में भी दबा सकते हैं। एक दिन इस हाथ के दबाइए, दूसरे हाथ के दबाइए, ताकि आपको ज़्यादा पेन ना हो, पर इतना ही दबाना है कि आप जितना अवेयर कर सकें। तो वैसे ही आप दोनों अंगूठे भी दबा सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों अंगूठे मैं ऐसे दबा के आपको दिखा रही हूँ, साथ में कर सकते हैं, आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे आपको करते बने वैसे आप करिए। ये आप दबाएंगे, ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा। मैं आपको दबा के ही दिखा रही हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना। तो ये आप करना है। उसके अलावा मित्रों एक काम और आपको करना है, क्या करना है मैं आपको बता दूं। रीढ़ की हड्डी में यदि आपको प्रॉब्लम है ना, तो आपको रीढ़ की हड्डी के पॉइंट बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे मैं जो अभी बताने जा रही हूँ। आप वैसे तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, पर अभी मैं आपको विशेष बता रही हूँ। आपका गर्दन के ऊपर यानी कि सर का भाग ये है, आप इसको ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ये सर का आपका ऊपर का भाग है पूरा। उसके बाद मित्रों यदि आपको सर्वाइकल है, सर्वाइकल आपका करीब यहाँ से शुरू होके सर्वाइकल आपका थोड़ा हाथ टेढ़ा हो गया, ये यहाँ जाता है, ठीक है। ये आपको सर्वाइकल के पॉइंट मिलेंगे, मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद यदि आपको पीठ में दर्द है, पीठ में सुनपन आता है, तो पीठ के पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे, ओके। मैं इसको दोबारा नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैंने एक बार में आपको बता दिया। और उसके बाद यदि आपको कमर में पीड़ा है, यानी कि मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये आपके गर्दन के ऊपर का हिस्सा आता है। उसके बाद ये जो हिस्सा है ना, ये जो हमने दूसरा पॉइंट दिया था, ये आपका ये भाग का हिस्सा आता है, जो आपके गर्दन के
बीच का हिस्सा है। उसके बाद जो ये तीसरा जो हमने किया है ना, ये आपका गर्दन से लेकर यहाँ तक का, यानी कि आपकी जो पसलियाँ होती है ना, ये इसका पीछे का हिस्सा यहाँ कवर हो जाएगा। उसके बाद मित्रों जो यहाँ के नीचे का जो हिस्सा है ना, पूरा नीचे तक जाने वाला, वो आपको यहाँ कवर होता है, ये जगह आपकी, ठीक है। तो वो आपको पॉइंट सारे यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ तक, अब आपको दर्द कहाँ होता है वो आपको चेक करना होगा। आपको यहाँ दबाना है, या ऐसे ऐसे पेंसिल से या पेन से किसी से भी आप दबा सकते हैं, ऐसे दबाएंगे। आपको जहाँ पेन होता है वहाँ आप उसको दबाते चले जाइए, आप उसको ठीक से दबाएंगे। आप इसको थोड़ा पॉइंटेड भी कर सकते हैं, पॉइंटेड जैसे ऐसे पेन होता है ना, थोड़ा पॉइंट है इसमें, तो इसमें कई बार तो हम पेंसिल के पीछे की नोक भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंटेड है, तो हम देखेंगे कहाँ ये दर्द हो रहा है। जहाँ ये दर्द होगा ना, वहाँ में दबा देना है। तो वहाँ दबाएंगे तो हमें आराम मिलेगा, क्योंकि यदि सर में है, स्पॉन्डिलाइटिस शुरुआत में है, तो यहाँ से भी दर्द पेन हो सकता है आपको, और आपको पूरा ये दबाना है। और यदि मित्रों इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़ स्वास्थ्य रक्षा चैनल पे, उसमें हमने पूरे जॉइंट पेन के वीडियो दिए, उसमें और अच्छे से आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। और ये पूरी कमर के पॉइंट यहाँ पे हैं, तो ये हमने आपको बता दिया कि आपको कहाँ क्या कैसे करना है। अभी आप सारे पॉइंट आप ऐसे ऐसे करके दबा सकते हो, हाथ से दबा सकते हो। उसके अलावा बोला ना, पेंसिल से या ऐसे आप कर सकते हो। यदि आपको ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो आप इसको चिकना वाला पेन भी ले सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसको करिए। ये जब आप करेंगे ना, इसको आपको काफ़ी आराम मिलेगा, दर्द भी होगा, आपको पसीना आ जाएगा, इतना पेन होगा। उसके बाद मित्रों ये जो पॉइंट है ना, इसको आपको बड़ा आराम से दबाना है। ये आप ऐसे पेन रख दीजिए, उसके बाद आप उसको पूरा ऐसे करके दबा देना, अपने प्रेशर से दबाइए। पेन होगा, थोड़ा पेन बर्दाश्त करना है, खाना खाली पेट करना है। उसके अलावा जिनको पेट साफ नहीं होता है ना, उनको यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। ये जो जगह है ना नीचे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना। ये देखो, ये दोनों जो हड्डियाँ होती है ना, उसके बीच में आपको दबाना इस तरीके से। ये आपको काफ़ी पेन करने वाला है, तो आप इसको दबाएंगे पर आपको आराम भी मिलेगा। तो इस तरह से आपका सुनपन आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सुनपन जब यहाँ का होता है ना, ये कमर में होता है ना, तो इसके कारण साइटिका की प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। तो साइटिका से भी आप बचा सकते हैं अपने आप को। ये हमने आपको सारे पॉइंट बता दिए। अब मित्रों यदि आप चाहें तो इसमें दाने भी लगा सकते हैं। दाने लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, आप हर पॉइंट पे दाने लगा सकते हैं। अब मैं आपको दाने दो तरीके के बताऊंगी ताकि आपको लगाने में आसानी हो। यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है, बॉडी ठंडा हो रहा है, तो आप काली मिर्च के दाने लगाएंगे। कौन से? काली मिर्च के दाने। लेकिन यदि आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है तो आप मटर के दाने लगाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी में गर्म नहीं रह रहा, ठंडा नहीं रहा है, तो आप ये लगाएंगे मटर के दाने। क्योंकि मेरे को हीट ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें मटर के दाने लगाऊंगी। अब कैसे लगाने मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। आप हर पॉइंट पे लगा सकते हैं। मैं आपको दो पॉइंट पे बताऊंगी ताकि आपको ये देखिए। इस तरह ये पेपर टेप है, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। दूसरी टेप का विकल्प ना मांगे, कई बार विकल्प मांगते हैं तो मैं मना कर देती हूँ। तो आप यही टेप लीजिए ताकि ये चिपक जाती है। तो ये इस तरह से आप, ये आधा इंच की टेप है ना, 1 इंच की है, आधा इंच की नहीं 1 इंच की टेप है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमने कमर के लिए लगाया है, ये हम कमर के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे हमने कमर के लिए इसको तैयार कर लिया। अब इसको हमने तैयार किया है, हमें इसको सीधा रखना है और हमने तैयार करके कहाँ करना है, ऐसे इसको हमें यहाँ लगाना है, क्योंकि हमें कमर में दर्द है तो हमें यहाँ लगा लेना है। और ये लगा के आपको ऐसे रख के इसको ठीक से दबा देना है, प्रेस कर देना है। आप इसको पूरे में लगा सकते हैं, मैंने आपको एक ही जगह लगा के दिखाया है। आप इसको दबा दीजिए, या आप यहाँ तक लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ मोस्टली काली मिर्च के दाने लगाए जाते हैं, पर हाँ, गर्मी लगे या चक्कर जैसे आए तो काली मिर्च बिल्कुल आपको सूट नहीं करेगी। आप इसको लगा के रात को सो भी सकते हैं। दाने आप 24 घंटे लगा के रख सकते हैं और उसके बाद इसको प्रेशर भी दे सकते हैं ऐसे करके। और यदि नहीं लगाना है तो कहा ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सबसे ईजी तरीका है आपके लिए कि आप इस तरह करिए, पूरे पॉइंट दीजिए। उसके बाद मित्रों पॉइंट देने का और तरीका है, क्योंकि आपके हाथ पैर जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो आपके हाथ पैर आपको यहाँ से कवर करने हैं। ये आपके हाथों को आपको अच्छे से फंसाना है। यदि आपके हाथ पैर में मूंगी आती है तो ये आपके लिए आगे का पॉइंट है। या आप ऐसे अच्छे से फंसा दीजिए, जोर से आपको प्रेशर देके दबा देना। आप मेरे हाथों को देख के समझ पा रहे हैं कि मैं कितना प्रेशर दे रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से आपको दबाना है। ये टेप लगा छूट जाएगा शायद, क्योंकि मैं आपको जोर से दबा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मैंने कितना प्रेशर दिया हुआ है। जितना आपकी ताकत है लगा सकते हैं। उसके बाद जितनी देर आपको रखना है रखिए, और आपको लग रहा है कि अभी अनईजी हो रहा है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट इस पॉइंट को भी आप दबा सकते हैं। मित्रों ये पॉइंट दबाने से आपके पूरे बॉडी में पसीना आ जाएगा। ये आपको अच्छे से पता चलेगा पसीना आ रहा है। मैं दूसरा कैमरा आपको दिखा दूँ ना, तो मेरे चेहरे पे पूरा पसीना पसीना हो गया है, तो ये आपको पसीना निकाल देगा। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम हो जाता है। आप जितना टाइट करके पकड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो हमने आपको सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता दिए, कैसे चिपकाना है, दाने कहाँ चिपका सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आपका बॉडी ठंडा होता है तो आप काली मिर्च लगाएंगे, और यदि आपका बॉडी ठंडा
ठंडा होता है तो हरे की जगह आप लाल लगाएंगे। स्केच पेन यहाँ ये हरे की जगह आपको लाल लगाना है, पर मेरा बॉडी गर्म रहता है इसलिए मैंने हरा लगाया, क्योंकि हमें एक्टिव करना है उसको, इसलिए मैंने हरा लगाया। पर आप ठंडा है बॉडी तो लाल लगाएंगे, और यहाँ काली मिर्च, ये लाल मटर की जगह काली मिर्च लगाएंगे यदि बॉडी ठंडा रहता है तो, कफ की प्रॉब्लम है तो। बाकी गर्म है तो मटर लगाइए और हरा रंग लगाइए। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया ताकि आप इसमें वापस प्रश्न ना करें। और मित्रों हम इसमें होम रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि होम रेमेडीज के बिना कई बार आप लोग अधूरे रह जाते हैं। पर होम रेमेडीज पर पूरा विश्वास ना करें, होम रेमेडीज पूरा काम नहीं करने वाली है, क्योंकि आपको बाकी निर्देशों का पालन करना है। प्राणायाम व्यायाम आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको पूरा समाधान उससे मिल जाएगा। चलिए आपको इसकी होम रेमेडीज बता दें मित्रों। सुबह सुबह खाली पेट, सुबह शाम खाली पेट आप 1 से 3 ग्राम दालचीनी ले लीजिए, उसको शहद में मिला के आप उसको चाट लीजिए। इसके ऊपर आपकी प्रकृति के अनुसार, यानी कि आपकी कफ प्रकृति, यानी कि आपको बॉडी ठंडा रहता है तो गुनगुना पानी पी लीजिए, नहीं तो आप सादा पानी पिएंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मित्रों आपको एक काम और करना है, लहसुन और सौंठ का पेस्ट बना लीजिए और जहाँ मूंगी आती है वहाँ इसको लगा दीजिए। अब मित्रों लहसुन और सौंठ ये दोनों ही चीज़ तीखी होती हैं, तो ये तीखी जो चीज़ें हैं ना, ये हो सकता है आपको जलन दे, पर जलन में आपको मूंगी आना थोड़ा आराम देगा, तो आप इसको प्रयोग करें। यदि करते बने तो करिए, अन्यथा मत करिए। उसके बाद मित्रों एक प्रयोग और है पीपल का। पीपल के कोमल पत्ते जो आते हैं ना, उसको आप 11 से लेकर 21 पत्ते आप उसको शरबत बना के पी जाइए, उसमें थोड़ी मिश्री मिला लीजिए, पीस के पी जाइए, ऐसे चबा के खा जाइए। मैं तो ऐसे चबा के खा जाती हूँ, और ये ठंडक भी देता है। यदि जिनको पित्त ज़्यादा है उनको ये करना अच्छा रहेगा, और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो थोड़ा संभाल के करें, 5-7 पत्ते लें, ज़्यादा ना लें। इसके अलावा मित्रों आपको क्या करना है, कोमल जो कोपलें आती है ना, नाजुक जो पत्ते होते हैं, उसी का आप पीस के थोड़ा तेल बना लीजिए। मानी कि जितना आपको कोमल कोपलें लेनी है ना, उसको आप जितनी कोपलें ली है, 50 ग्राम कोपलें ली है, तो उसमें करीब आप 50 ग्राम पानी डाल दीजिए। 50 ग्राम पीसना है हमें, इसलिए तो 50 ग्राम कोपले में 50 ग्राम आपने पानी डाला तो रस अच्छे से निकल आएगा। इस रस को आप 50 ग्राम तेल डाल के सरसों के तेल में पकाएं, या तेल के तेल में पका लीजिए, और इस तेल से आप मालिश करेंगे ना, ये भी आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा नमनेस को हटाने में। अब मित्रों मालिश जो है ना, हमारे शरीर की जो मालिश करना है वो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देती है, गति बढ़ा देती है, पर मालिश सही तरीके से सही हाथों से होनी चाहिए। मालिश करने वाले को, मालिश करवाने वाले दोनों को पसीना आ जाना चाहिए, ऐसा मालिश का नियम होता है। पर हाँ, आप कितना अवेयर कर सकते हो, क्योंकि कई बार ज़्यादा कर देने से थकान भी हो जाती है, तो नुकसान भी कर जाती है, तो आपको मालिश करने में ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद मित्रों जैसा कि हमने पहले ही कहा था, अल्कलाइन डाइट बनानी है, वो एक बहुत ज़्यादा समाधान, अच्छा समाधान है। आप हर कौर को इतना चबाइए हर कौर और घूंट को। आप जो खाते हैं ना रोटी, आप पी जाइए और पानी आप खाइए। जी हाँ, सही सुना है आपने, रोटी आपको पीनी है, इतना चबाना है कि रोटी पीने जैसी हो जाए, और पानी इतने आराम से पीना है कि जैसे आप नॉर्मली रोटी खाते हैं ना, भोजन करते हैं, वैसे आपको पानी खा जाना है। तो ये इसका तरीका होता है। उसके बाद एक चटनी आप बना सकते हैं, आप 2 में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, एक या तो दालचीनी का, या ये जो चटनी जो हम बताने जा रहे हैं, अदरक लहसुन पुदीना और सूखा धनिया जीरा, ये 5 चीज़ें। नमक नहीं, मिर्च नहीं, चटनी बनानी है, इसकी चटनी बना लीजिए। सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट आपको ये लेनी है। 1 से 2 चम्मच आप 10, 15, 20 ml ग्राम भी ले सकते हैं, ml नहीं ग्राम ले सकते हैं। अच्छा तो आप पानी में घोल के भी पी सकते हो, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मित्रों एक जो जरूरी इसमें प्रयोग है कि आप जिनको पित्त चाहता है, क्योंकि ये तो हमने जो बताया ना, अदरक लहसुन दोनों ही गर्म होते हैं, तो आपको एक काम और करना है, आप एक काम और कर सकते हैं। जिनको पित्त की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वो 1 गिलास दूध लीजिए, 1 गिलास 250-300 ml दूध ले लीजिए। कम लेंगे तो उसमें उतना आराम नहीं मिलता, तो 200 से 300 ml, 250-300 ml जितना दूध ले लीजिए। उसमें आपको 10 से 30-40 ग्राम तक आपको घी डालना है। गाय का घी मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो आपके घर में जो घी उपलब्ध है वो डाल लीजिए। गाय का घी डाल के आप उसको फेंटिए, 2 ग्लास लेकर आप उसको फेंटेंगे, और इस दूध को आप रात को सोने से पहले पी जाएंगे। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन कर रहे हैं, पानी ठीक से ले रहे हैं, उसके साथ यदि घी पीते हैं ना, तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। पेट साफ होगा ना, तो आपको नीचे जितना भी जामा है, जो पैरालिसिस का डर आपको लग रहा है, जो मूंगी आ रही है, वो सब आपका समाधान बहुत जल्दी होने लगेगा। आप विदिन अ वीक समाधान शुरुआत हो जाएगी आपकी। उसके बाद मित्रों आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मित्रों एक चीज और है कि आप जायफल जो है ना, जायफल को आप 50 ग्राम तेल में मिला लीजिए। 50 ग्राम नारियल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, कोई भी तेल आप ले लीजिए, पर घाने का होना चाहिए। रिफाइंड तेल, फिल्टर तेल चलेगा, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें 50 ग्राम तेल में आप 2 से 3 ग्राम जायफल का चूर्ण मिला लीजिए। इससे भी जहाँ नमनेस आ रही है, जहाँ आपको मूंगी आ रही है, वहाँ मालिश करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। तो मित्रों ये हमने आपको होम रेमेडीज बताई है। अब अगला वीडियो हमारे स्वास्थ्य रक्षा चैनल पे आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको रोगानुसार योग में उसका वीडियो मिल जाएगा कि आपको इस पर प्राणायाम क्या करना है, और साथ ही इसमें आपको व्यायाम
क्या करना है, क्योंकि जब आप प्राणायाम व्यायाम समझेंगे तो आपको अच्छे से आराम मिलेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, यदि आप टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, मुद्रा लगा सकते हैं। मुद्रा आपको कौन सी लगानी है, जैसे बॉडी ठंडा है तो आप ये लिंग मुद्रा लगा लीजिए, बॉडी ठंडा है तो आप टीवी देखते देखते या कुछ भी करते करते लिंग मुद्रा लगा लीजिए। और उसके अलावा मित्रों आपका पेट गड़बड़ है तो आपको बैठे बैठे ये अपान मुद्रा लगा लेनी है, इस तरह अपान मुद्रा लगा लेनी है। और यदि आपको हार्ट में ब्लॉकेज जैसा लग रहा है तो अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। अपान वायु मुद्रा हो गई ऐसे, ये देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके अलावा यदि आपको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, वात की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ना, इससे ऐसे लगाइए, ये आपकी वायु मुद्रा हो गई। तो मित्रों आप बहुत सारी मुद्राएं भी लगा सकते हैं, 10-10, 15-15 मिनट। एक मुद्रा आप आधे घंटे लगाते हैं ना, उसका इफेक्ट बहुत अलग दिखता है। तो अब जब बैठे हैं पीठ सीधी करके बैठ जाइए ताकि आपको बैठने में सुविधा हो। आप पीठ सीधी करके बैठ जाइए और उसके बाद मुद्रा लगा लीजिए, आपको 100% काम करेगी। मित्रों डिस्क्रिप्शन में हमने क्या क्या दिया आपको बता दिया। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी है, हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप हमसे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि हमारे वीडियो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरा समाधान आपको बताते हैं। कई बार आप कहते हैं छोटा वीडियो बनाइए, अब बताइए इसमें क्या नहीं बताने जैसी चीज़ मैंने आपको बताई है। अपने कारण कम बताइए, पर कारण जाने बिना कई बार आप सुधार नहीं कर पाते हो, इसलिए हमारे लिए सारी बातें बताना अनिवार्य होता है। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।